राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे और घर पे अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे, क्योंकि EMRS का एग्ज़ाम जो है वो बहुत बेहद ही पास आ चुका है। इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमने PYQ सीरीज़ निकाली है, जिसमें हम वेरियस सब्जेक्ट्स के PYQ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है EMRS का एग्ज़ाम जो है एक ही बार कंडक्ट कराया गया है 2023 में, तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं ये समझने के लिए कि कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसीलिए PYQ सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसी सीरीज़ का ये एक वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम ICT यानी कि कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। आपको पता है कि ये जो सब्जेक्ट है इम्पॉर्टेंट रह जाता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, बिकॉज ये आपको नंबर दे के जाता है। ठीक है, इसी का ये जो है ICT का ये सेकंड लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले हम एक बार PYQs लगा चुके हैं। अब हम दोबारा जो है TGT PGT या हॉस्टल वार्डन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे फर्दर। ठीक है, तो चलते हैं, बिगिन करते हैं आज का लेक्चर। आगे बढ़ने से पहले जो हमारा थीम है सरलतायाम सौंदर्यम अस्ति, इस पे ध्यान देंगे। जो सुंदरता में ही ब्यूटी होती है, ये चीज़ आपको समझना है। कॉम्प्लेक्स जो जितनी चीज़ों को आप रखेंगे उतनी आपको दिक्कत होगी, उतने आप कंफ्यूज रहेंगे। तो लाइफ को सरल तरीके से जिया कीजिए और इंजॉय कीजिए हर मोमेंट को, चाहे वो आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। इस प्रोसेस को आपको इंजॉय करना है तहे दिल से। ठीक है, तो इसी थीम के साथ जो है हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। चलेंगे अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कि रहने वाला है ये हॉस्टल वार्डन का क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर वेब बेस्ड सर्च इंजन, याहू, एक्सेस, गूगल या बिंग। अब देखो, पहली बात, सर्च इंजन होते क्या है? तो सर्च इंजन वो एप्लीकेशन, वो ऐप, वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनसे आप जो है इंटरनेट के थ्रू आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, कोई चीज़ रिट्रीव करते हैं। ठीक है, मान लो मुझे जानना है कि भारत में यूपी का करंट वो जो है चेयरमैन कौन है ना, यूपी में। या फिर ये मान लो कि फिलहाल जो है ये ODI में नंबर 1 क्रिकेटर मेंस में कौन है, ये मुझे जानना है। तो मुझे सर्च करना पड़ेगा, मुझे कहीं पे जो है गूगल पे कहीं ना कहीं पे मुझे सर्च करना पड़ेगा। तो जहाँ मतलब इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो जब हम किसी प्रोग्राम, किसी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं इंटरनेट से कुछ चीज़ें सर्च करने में, रिट्रीव करने में, कुछ चीज़ देखने में, उसको हम सर्च इंजन बोलते हैं। तो कौन सा नहीं है? याहू बिल्कुल है, गूगल बिल्कुल है, बिंग बिल्कुल है, एक्सेस नहीं है। ये इसका फुल नेम है MS एक्सेल। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आता है उसका पैकेज का ये उसमें मिलता है, जिसमें MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, एक्सेल ये सब मिलते हैं ना, उसी में एक MS क्या बोलते हैं, ये होता है एक्सेस। ठीक है, अब ये MS एक्सेस है क्या ये एक्चुअली में? तो ये एक तरह का डेटाबेस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसको हम DBMS भी बोलते हैं। ये एक तरह का DBMS है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ओके, और अगर मैं बात करूं सर्च इंजन्स की, तो आप देख सकते हैं याहू हो गया आपका, यांडेक्स हो गया, नेवर हो गया, गूगल हो गया, बिंग हो गया, ask.com हो गया, डक हो गया, बाइडू हो गया। ये सब क्या है? ये सारे के सारे सर्च इंजन हैं। इकोसिया हो गया। ठीक है, अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको याद रखना है, अगर ऑप्शन में ये सब आएंगे तो ये सारे के सारे आपके सर्च इंजन हैं। ओके, चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर, सर्च इंजन बात एक ही है। वेब ब्राउजर भी नाम समझिए, वेब को ब्राउज करने के लिए। वेब क्या होता है? www, वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर जिसको हम इंटरनेट भी बोलते हैं। उसको यूज करने के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, है ना, उन्हीं को हम सर्च इंजन बोलते हैं। उन्हीं को हम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उन्हीं को हम जो है सर्च इंजन बोलते हैं, उन्हीं को हम वेब ब्राउजर बोलते हैं।
ठीक है, तो कौन कौन से, इंटरनेट एक्सप्लोरर बिल्कुल सही है, माइक्रोसॉफ्ट फायरफॉक्स बिल्कुल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अभी हमने देखा कि ये नहीं है क्योंकि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, गूगल क्रोम भी है, अभी हमने ऑलरेडी देखा। सेम चीज है, मतलब कि दो क्वेश्चन को जो है सेम अलग अलग तरीके से पूछा गया है, एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, आगे आते हैं। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रोम स्टैंड्स फॉर, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर भाषा में? उससे पहले रोम होती क्या है? तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें तीन बेसिक चीजें होती हैं, तीन कंपोनेंट से वो बनता है। पहले को हम बोलते हैं इनपुट, है ना, जिस हार्डवेयर के थ्रू जो है हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उसको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं और वो इनपुट के अंदर आता है। दूसरा है सीपीयू या फिर प्रोसेसर, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। इसके तीन पार्ट है, एक को हम बोलते हैं एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक को हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट सीयू, और एक को हम बोलते हैं मेमोरी। ठीक है, और इसी मेमोरी के जो पार्ट होते हैं जिसको हम प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, उस प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं रोम या फिर रैम, और एक बोलते हैं रैम। ठीक है, ये चीज। और थर्ड कंप्यूटर का पार्ट होता है आउटपुट, मतलब कि कंप्यूटर जो है चीजें कहां शो करता है, इंफॉर्मेशन कहां, डेटा कहां शो करता है, वो आउटपुट डिवाइसेस की मदद से शो करता है, तो वो कंपोनेंट आपका आउटपुट हो जाता है। अब मैं बात करूं अगर मेमोरी की, तो मेमोरी दो कैटेगरी में डिवाइस है, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, एक को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये ऐसा आप समझ लो। सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी फर्दर डिवाइड होती है दो कंपोनेंट में, एक को हम बोलते हैं रोम, एक को हम बोलते हैं रैम। ठीक है, तो जो रोम का फुल फॉर्म है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और रैम का क्या होता है? रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी आपको याद रखना है, इसके बारे में भी पूछ सकता है। ये दोनों जो है मेमोरी होती हैं। अब ये होती क्या क्या है इनके बारे में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, बेसिक डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, रैम जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक तरह की टेम्परेरी स्टोरेज होती है। टेम्परेरी स्टोरेज का मतलब क्या है? डेटा जो है वो कम समय के लिए स्टोर होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वो वोलेटाइल नेचर का होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या है कि जैसे ही आपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर बंद किया वैसे ही वो डेटा जो है गायब हो गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। वहीं जो रोम है जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट स्टोरेज होता है। मतलब चाहे आपका लैपटॉप बंद कर दिया आपने, चाहे खोल लिया, चाहे कुछ क्यों किया, डेटा जो है वो स्टोर ही रहेगा, इसलिए ये नॉन वॉलेटाइल नेचर का होता है। इसलिए इसमें बायोस, जिसको हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं, वो स्टोर होते हैं, वो प्रोग्राम्स जो है स्टोर होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बूट प्रोग्राम्स भी बोलते हैं। जैसे विंडोज़ वगैरह हो गई, मोबाइल में एंड्रॉयड हो गया, है ना, तो जो खुलता नहीं है एंड्रॉयड दिखाता है एंड्रॉयड 11, और लैपटॉप खुलता है तो विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 दिखाता है, तो वो क्या है? वो बेसिकली बायोस है, वो आपका बूट सिस्टम है। तो वो जो है रोम में स्टोर होता है। ठीक है, क्यों? और क्योंकि वो परमानेंट स्टोरेज है, चाहे आप लैपटॉप बंद करो चाहे ना बंद करो, वो स्टोर रहेगा ही रहेगा, है ना। क्योंकि आपको पता है अगर क्या बोलते हैं विंडो की फाइल डिलीट कर दी तो सिस्टम आपका खुलेगा ही नहीं, या एंड्रॉयड की फाइल में कुछ गड़बड़ी होगी तो मोबाइल आपका खुलेगा ही नहीं, है ना, तो वो चीज़ है। ओके, और सेकंड चीज़, रैम में राइट करना फास्टर होता है एज कंपेयर टू रोम। ये भी फर्दर डिवाइडेड होती है, रैम जो होती है स्टैटिक होती है, डायनेमिक होती है, रोम जो होती है ईपी रोम होती है, ई रोम होती है, पी रोम होती है ना, फ्लैश रोम होती है। ये सब हम ऑलरेडी नहीं देखेंगे क्योंकि इतना डेप्थ में जो है EMRS के एग्जाम में नहीं पूछा गया है। बट जो कंप्यूटर टीचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन TGT PGT में, उनके लिए थोड़ा डेप्थ में पूछा जा सकता है, इसलिए उनको भी इस चीज़ के बारे में ध्यान देना है। ओके, तो ये चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए रैम और रोम के बारे में। ओके, आगे चलेंगे। द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन
of shortcut keys to copy some selected text and paste the same selected text at some other location in most of the MS Windows application। तो बोला गया है कि अगर हम चीज़ों को कंप्यूटर हमने खोला, हमने एक फाइल को कॉपी करना है फिर पेस्ट करना है, तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं। तो याद रखना कि पहले कॉपी का पूछा है और फिर पेस्ट का पूछा है। तो पहला ऑप्शन देखिए कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी, बिल्कुल सही ऑप्शन है। कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी से जो है हम पेस्ट करते हैं। अब देखो ये सी ऑप्शन, देखो सी ऑप्शन भी सेम है, कंट्रोल वी प्लस कंट्रोल सी, इससे पेस्ट कर रहे हैं, इससे कॉपी कर रहे हैं, लेकिन पूछा क्या है, पहले कॉपी पूछा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ना, कभी जल्दीबाजी में गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ना है पूरा कि पूछा क्या है, समझ रहे हो। तो ये चीज आपकी गलती हो सकती है। थोड़ा सा हम और शॉर्टकट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि अगर हमें मेन्यू देखना है, मेन्यू मतलब कि कौन कौन से हमारे एप्लीकेशन खुले हुए हैं, तो हम ऑल्ट वी से देख सकते हैं। पूरे टेक्स्ट को, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल ए का इस्तेमाल करते हैं। कॉपी करना है, अभी देखा कंट्रोल सी का। अगर हमें एक पैराग्राफ में कोई चीज ढूंढनी है, कोई टेक्स्ट ढूंढना है, तो हम कंट्रोल एफ का यूज करेंगे, एफ फॉर फाइंड एंड रिप्लेस। उसको ढूंढ के हमें किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करना है तो हम कंट्रोल एच का इस्तेमाल करेंगे और इससे जो है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके। अगर हमें न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है, चाहे वो वर्ड में हो, पावर पॉइंट में हो, तो हम कंट्रोल एन का इस्तेमाल करेंगे। फाइल खोलनी है कोई तो हम कंट्रोल ओ का इस्तेमाल करेंगे, ओ से ओपन। प्रिंट ऑप्शन खोलने हो, मतलब हमें सब, मान लो हमें जैसे पीडीएफ है, हमारा एडमिट कार्ड प्रिंट करवाना है, तो हम कैसे करवाते हैं, कंट्रोल पी क्लिक करते हैं। जब कंट्रोल पी क्लिक करते हैं तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। फिर उसमें बता दो भैया कि हमें कलर प्रिंट चाहिए, है ना, कि एक ही प्रिंट चाहिए, 2 प्रिंट चाहिए, कितने चाहिए, ये सब हम जो है इसमें चेक कर सकते हैं। अगर हमें कोई फाइल को सेव करना हो तो कंट्रोल एस का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल एस प्लस। पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी। ये चीज अभी हमने ऑलरेडी देख चुका है। ये चीज कट करना हो, कट और कॉपी में फर्क क्या है, देखो समझो, यहां पे मैं समझा देता हूं। जैसे कॉपी है, मान लो एक फाइल में मैंने लिखा है हाय, अब मुझे जो है ये दूसरी फाइल है मेरी, ये 1 फाइल है, ये सेकंड फाइल है, इसमें मुझे हाई लिखना है और मैं चाहता हूं कि हाई जो है इसमें भी रहे, इसमें भी रहे, तो मैं कॉपी का इस्तेमाल करूंगा। कॉपी जब करूंगा फिर यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो दोनों फाइल में इसमें भी हाई रहेगा, इसमें भी हाई रहेगा। लेकिन वहीं मैं अगर कट का इस्तेमाल करूं, अगर कट ऑप्शन का इस्तेमाल करूंगा, तो जब मैं हाई को कट करूंगा तो हाई जो है यहां से गायब होकर क्लिपबोर्ड में चला जाएगा और क्लिपबोर्ड से जब मैं इसमें पेस्ट करूंगा तो वो वहां पे हाई पहुंच जाएगा। समझ रहे हो। तो ये है आपका कट ऑप्शन। ओके, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल एक्स। रीडो करना है ना, तो हम कंट्रोल वाई इस्तेमाल करते हैं। अंडू करना है, मान लो हमने गलती से कोई चीज डिलीट कर दी, कोई टेक्स्ट जो है मैंने डिलीट कर दिया, मुझे वापस चाहिए, तो मैं अंडू इस्तेमाल करूंगा। अंडू के लिए मैं कंट्रोल जेड इस्तेमाल करूंगा। तो ये बेसिक शॉर्टकट्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, जाते नहीं है, गए हैं, इसलिए ये बेसिक है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज जनरली प्रेफर्ड मोस्ट टू क्रिएट अ टैबुलर शीट टू स्टोर मार्क्स ऑफ scored by 100 students of a boarding house in the last few examination for some basic statistical and graphical analysis। अगर मुझे जो है टेबुलर शीट का मतलब क्या है, टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर करना है। मतलब उस डेटा में क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं 100 बच्चे के जो मार्क्स हैं वो लिखूं, ताकि मैं उस पर स्टैटिस्टिकल एंड ग्राफिकल एनालिसिस कर सकूं। तो उसके लिए मैं कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूंगा, एडोब प्रीमियर, एडोब एक्रोबैट, एमएस पावर पॉइंट या एमएस एक्सेल। तो देखो एडोब प्रीमियर जो है वो वीडियो एडिटिंग में यूज होता है, उसमें डेटा जो है टेबल फॉर्म में नहीं शो होता है। एक्रोबैट जो है वो पीडीएफ के लिए, पीडीएफ को एडिट करना है, पीडीएफ को ओपन करना है ना, उसके लिए यूज होता है। एमएस पावर पॉइंट आपकी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हेल्प
यूज होता है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये मैंने पावर पॉइंट में बनाई है। अगर मुझे टेबल की फॉर्म में डेटा चाहिए तो मुझे MS एक्सेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो आप, ये आपका एक्सेल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें आप जो है नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट 1 में कितने मार्क्स आए हैं, सब्जेक्ट 2 में कितने मार्क्स आए हैं, फिर इसका टोटल मार्क्स, एवरेज निकाला हुआ है, रैंक क्या है उसकी, पास हुआ फेल हुआ, स्टेटस वगैरह सब कुछ हमने जो है निकाला हुआ है। तो ये आपका एक्सेल है, MS एक्सेल, जिसमें आप जो है डेटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, याद रहेगा। और इसमें आप जो है जो मैथ के ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस जो है ना, एवरेज है, मैक्सिमम है, ये सब आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो याद रखना, अगर मैथ ऑपरेशन का सवाल आएगा या टेबल की बात की गई तो आप MS एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये चीज आपको समझनी है। आगे आते हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ मालवेयर। ये एक तरह का मालवेयर है। मालवेयर क्या है? मालवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, जो जैसे बोलते हैं ना सेहत के लिए हानिकारक है, तो वो वही चीज़ है। कंप्यूटर के लिए जो हानिकारक होते हैं उनको मालवेयर बोलते हैं। दैट वी डाउनलोड ऑन टू आवर स्मार्टफोन, हमने अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर लिया है, डिस्गाइज्ड एज अ लेजिटिमेट एंड यूजफुल ऐप, बट यूजुअली टेक कंट्रोल ऑफ अ स्मार्टफोन टू डैमेज, स्टील मतलब चुराना, डैमेज मतलब कि गड़बड़ करना, और इन जनरल इन्फ्लिक्ट सम अदर हार्मफुल एक्शन ऑन आवर डेटा सिक्योरिटी। तो ऐसे मालवेयर को, ऐसे प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? एडवेयर, ट्रोजान, स्पाईवेयर या स्पैम। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हिंदी में समझाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन में बोला है कि ऐसा कौन सा मालवेयर है जिसको हमने अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर लिया, जो लेजिटिमेट लग तो रहा था कि भैया बहुत ही मतलब कि रियल या फिर फेक नहीं है ना, फेक सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब कि रियल सॉफ्टवेयर है, यूजफुल ऐप है, बट वो निकला हरामी। वो क्या कर रहा था, उसने हमारे स्मार्टफोन को कंट्रोल कर लिया, हमारा डेटा चुराने लगा, हमारी कोई फाइल डिलीट करने लगा, मेरे उसने सारे पासवर्ड, ATM के सब कुछ पिन ढूंढ लिए, है ना। तो ऐसे मालवेयर को क्या बोलते हैं? एडवेयर। तो नाम से समझिए, एडवेयर। एडवेयर का मतलब क्या है? पहली बात तो ये मैलिशियस नहीं होता, है ना, ये मालवेयर नहीं है, मैलिशियस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैलिशियस का मतलब क्या है? जो हानिकारक है, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऐड शो करता है। जैसे आप जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो, आप देखते हैं बहुत सारे ऐड आते रहते हैं, कुछ क्लिक किया फिर ऐड आ गया, तो वो क्या है? वो एडवेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है। बट कभी कभी ये है कि ये आपकी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, कैन कॉम्प्रोमाइज प्राइवेसी, बट हमेशा नहीं। समझ रहे हो? ये चीज आपको समझनी है। स्पाईवेयर, नाम समझो, स्पाई, जो आपके सिस्टम को मॉनिटर करता है, आप क्या व्हाट्सएप खोल रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं, है ना, कौन सा वीडियो देख रहे हैं, कौन सी फोटो आपके मोबाइल में है, क्या चीज़ है, आपका ATM का फोटो आपके मोबाइल में है तो उसका नंबर क्या है, सब कुछ जो सीक्रेटली आपके मोबाइल को मॉनिटर करता है, उसको हम स्पाईवेयर बोलते हैं। और ये एक तरह का मालवेयर है, सीक्रेटली मॉनिटर यूजफुल यूजर एक्टिविटीज, बट ये सिर्फ मॉनिटर करता है, याद रखना। और कभी कभी ये है ऑफन कलेक्ट सेंसिटिव डेटा, कभी कभी जो है आपकी जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसको भी कलेक्ट कर लेता है, सेंसिटिव, जैसे कि ATM के पिन्स वगैरह इंफॉर्मेशन, ठीक है। बट इसमें क्या बोला है? इसने बोला है कि डैमेज भी कर रहा है और चुरा भी रहा है, और लग रहा है कि भाई ये जो मैंने ऐप डाउनलोड किया है वो असली है, लग तो ये रहा है। तो ऐसा क्या होता है? तो इसको हम बोलते हैं थ्रोजन हॉर्स। पूरा नाम होता है थ्रोजन हॉर्स। मैं आपको बताऊंगा क्या है, उससे पहले थोड़ा सा मैं स्पैम के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूं। तो देखो, स्पैम जो है ये भी मैलिशियस नहीं होता। स्पैम का मतलब क्या है? आपने ईमेल देखा है? ईमेल में बहुत सारे फालतू फालतू मैसेज आ रहे हैं, है ना, ईमेल्स पहुंच रहे हैं, मतलब एक नहीं 5 6 5 10 10 आ रहे हैं, तो उसको हम स्पैम बोलते हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं बोलूंगा स्पैम रेफर्स टू अनसॉलिसिटेड
अनसॉलिसिटेड मैसेजेस और ईमेल्स ऑफन सेंड इन बल्क। बट उससे क्या है, आपका स्पेस बढ़ता है, उससे आपके फोन से कोई डेटा वगैरह चोरी नहीं होता है। अब देखो ट्रोजन इसका आंसर हो गया, ये चीज हमें पता चल गई कि ट्रोजन जो है असली दिखने वाला सॉफ्टवेयर की तरह हमारे फोन में आएगा, लगेगा कि भाई ये तो भाई सही है ना, यूजफुल ऐप है, पर वो एक्चुअली में क्या है, डेटा कलेक्ट करता रहता है। ठीक है, तो दैट इज ट्रोजन। तीन चीजें हैं, एक को हम बोलते हैं वायरस, एक को हम बोलते हैं ट्रोजन, एक को बोलते हैं वर्म। इन तीनों के बारे में आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए, इनके बारे में एटलीस्ट इनके क्या फंक्शन होते हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो वायरस क्या होता है, वायरस एक तरह का प्रोग्राम है जो खुद को किसी फाइल में अटैच कर लेता है। मान लो आपने कोई पीडीएफ डाउनलोड करी है ना, आपने EMRS का जो है सिलेबस डाउनलोड किया, तो वो वायरस जो है उसमें चिपक के आ जाएगा। ठीक है, और वायरस खुद को रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट इटसेल्फ। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, जैसे आपको बुखार होता है, ठीक है, बुखार पहले हल्का, आपको हल्का फील होगा, फिर आधे घंटे बाद पूरी बॉडी में आपकी गर्म होने लग जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, मतलब एक छोटा सा वायरस फीवर का आपकी बॉडी में आया होगा, उसने खुद को 1 से 2 गुना हुआ, 2 से 4 गुना हुआ, 4 से 8 गुना हुआ, 8 से 16 गुना हुआ, खुद को इतनी जल्दी रेप्लिकेट किया कि वो पूरी बॉडी में फैल गया। सेम जो काम है कंप्यूटर में भी वायरस उसी तरह करता है। ये एक फाइल में चिपक के आ जाएगा, फिर अपने आप को इतना बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा कि जो है सिस्टम भर देगा, और सिस्टम जो है स्लो हो जाएगा, और क्या बोलते हैं, हैंग मारेगा, सब कुछ होगा। ठीक है, वर्म जो है वो भी स्टैंड अलोन मालवेयर होता है, दैट रेप्लिकेट सेल्फ। वर्म भी खुद को रेप्लिकेट करता है। बट वायरस और वर्म में फर्क क्या है, देखो वायरस जो है वो आपकी फाइल्स को डिलीट भी कर सकता है, ठीक है, और आपके डेटा को क्या बोलते हैं, कॉपी भी कर सकता है, कहीं ट्रांसफर भी कर सकता है। वर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम को हैंग करता है ना, ये अपने आप को इतना बढ़ा देगा कि आपका सिस्टम जो है स्लो हो जाएगा, हैंग मारने लगेगा, फंक्शन जो उसकी फंक्शनिंग है वो उसमें दिक्कत आएगी, है ना, पर ये आपकी फाइल को डिलीट वगैरह नहीं करता है। वहीं वायरस जो है वो सिस्टम को हैंग भी करता है, और साथ में आपकी कीमती फाइल्स हैं उसको डिलीट भी करता है। क्या पता जो है वो कहीं किसी दूसरी जगह पर आपकी इन्फॉर्मेशन भेज रहा हो, ये भी काम भी वायरस कर देता है। वहीं ट्रोजन हॉर्स जो होता है, ये जो मालवेयर है, ये खुद को एक रियल टाइप का सॉफ्टवेयर दिखाएगा कि भैया मैं जो हूँ असली हूँ, फिर बाद में ये जो है आपके सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर कर लेगा, या फिर जो है मतलब कि हैकर जो है ट्रोजन हॉर्स का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आप अमेजन ऐप चला रहे हैं, आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, लेकिन अमेजन मतलब आपने मान लो गूगल से अमेजन ऐप डाउनलोड किया, और आपको लगा कि भाई आपने एक अमेजन ऐप डाउनलोड किया, आपको लगा ये तो सही है ना, लेकिन अब फिर आपने जब प्ले स्टोर चेक किया तो आपको लगा कि यार ये अमेजन तो दूसरा है, ये वाला दूसरा है, तो हल्का सा बहुत फर्क होगा, लेकिन वो जो है असली की तरह काम करेगा, लगेगा कि असली है, लेकिन एक्चुअली में वो असली होता नहीं है। ऐसे ऐप जो है होते हैं वो आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चोरी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बाय हैकर्स। ठीक है, याद रहेगा ये चीजें, तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। वायरस जो है अपने आप को किसी फाइल में अटैच करके आएगा, वहीं वर्म जो है वो मतलब कि किसी भी पाथ के थ्रू आ जाएगा और खुद को जो है रेप्लिकेट कर लेगा, है ना। वायरस जो है फाइल्स को डिलीट भी कर सकता है, कॉपी भी कर सकता है, और मतलब आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकता है। वर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ हैंग करता है और स्लो कर देता है, आपकी फंक्शनैलिटी जो है, आपका सिस्टम जो है, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, वो आपका स्लो हो जाता है। ट्रोजन हॉर्स जो है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराता है, लगेगा कि वो असली सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो एक्चुअली में होता नहीं है, वो फेक होता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको पता होनी ही चाहिए जिनके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, आगे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे आपका जो है सिस्टम चलता है।
जैसे कि एमएस एक्सेस तो नहीं है, मैंने अभी बताया, डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड जो है ये टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए, है ना, कोई फाइल वगैरह लिखने के लिए तैयार किया जाता है। एमएस एक्सेल अभी मैंने बताया ये डेटा को टेबल फॉर्म में स्टोर करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एमएस विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। विंडोज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है किसके लिए, लैपटॉप के लिए या फिर डेस्कटॉप के लिए, ठीक है। वैसे ही मोबाइल के लिए क्या होता है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो आपका एंड्रॉयड है कि नहीं है, समझ रहे हो। वैसे ही और भी होते हैं, जैसे कि विंडोज हो गया, मैक ओएस जो है ना, एप्पल वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए उनमें मैक ओएस होता है। लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड आपके मोबाइल के लिए होता है, ठीक है। यूनिक्स हो गया, सोलरिस हो गया। जो गूगल क्रोम है, ये यहाँ पे गलत दे दिया उन्होंने। गूगल क्रोम जो है एक्चुअली में ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये वेब ब्राउजर है, ठीक है। और ये चीज आपको ध्यान रखनी, तो ये चीज तो नहीं होगी, ओके, ध्यान देना ये चीजों को, ठीक है। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके कंप्यूटर जो है उसमें एक इनपुट यूनिट होती है और एक आउटपुट होती है। इनपुट यूनिट का काम क्या है कि आप कंप्यूटर को क्या निर्देश देना चाहते हो, वो किस डिवाइस के थ्रू जो देते हो उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। और कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन शो करता है हम लोग को, जो दिखाता है, वो आउटपुट डिवाइस की मदद से शो करता है। तो इसमें से बोला है कि इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आप यहां पे ऐसे समझिए, जैसे कि आप कीबोर्ड के थ्रू बताते हैं कि मैंने एच दबा दिया, या मैंने ई दबाया, अब एल दबाया, एल ओ दबाया, ये मैंने हेलो लिखना चाह रहा हूँ, ये कंप्यूटर को कैसे बताता हूँ, कीबोर्ड के थ्रू। जॉयस्टिक भी गेम खेलने में लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है ना, आप बता रहे हो। बारकोड रीडर भी आप बता रहे हो कौन सी चीज़ मैं खरीद रहा हूँ। स्कैनर भी आप यहाँ पे फोटो रखेंगे तो वो कंप्यूटर को पता चलेगी कि भाई ये फोटो जो है मैं भेज रहा हूँ आपको, माउस से आप क्लिक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई मैं ये ऑप्शन टिक कर रहा हूँ। ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस जो शो करते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, है ना, अगर आपने हेलो लिखा तो यहाँ शो होगा हेलो, तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। प्रिंटर, आप कोई चीज़ को, यहाँ पे पीडीएफ है, उसको जो है फिजिकल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो वो प्रिंटर हेल्प करेगा। हेडफोन क्या करते हैं, जो गाने हैं उसको आप सुनना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है हेडफोन की मदद से। स्पीकर भी सेम तरीके से, ऑडियो जो है वो बाहर आ रही है, स्पीकर, समझ रहे हो। तो ये आउटपुट डिवाइस होगी। वैसे ही आप ऑप्शन देखिए, माइक इनपुट है क्योंकि आप उसमें बोलते हैं, स्कैनर इनपुट है, लाइट पेन इनपुट है, प्लॉटर ये आउटपुट डिवाइस है। अब ये होता क्या है, ये आउटपुट है, ये चीज़ पहले क्लियर कर दी मैंने आपको। अब ये होता क्या है, तो आप अपने शहर में या फिर गांव साइड में आप देखते होंगे बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं, है ना। कोई पार्टी बोल रही होती है कि नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना, या फिर अभी क्रिसमस आने वाला है तो क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं। तो भाई सिंपल सी चीज़ समझो कि प्रिंटर तो पेज प्रिंट करता है, इतने बड़े पोस्टर जो है वो हाथ से तो छपते नहीं होंगे, हाथ से तो लिखे नहीं जाते होंगे, तो कौन करता है, तो वो जो है प्रिंट करने का काम किसका है, वो प्लॉटर का होता है। प्लॉटर जो है ऐसी होर्डिंग्स वगैरह को प्रिंट करता है, ओके। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं, इन कंप्यूटर डीवीडी स्टैंड्स फॉर, कंप्यूटर भाषा में डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है, क्या वो डिजिटल वॉइस डिस्क है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, डुअल वर्सटाइल डिस्क है, या डुअल वीडियो डिस्क है। तो डीवीडी की फुल फॉर्म है, याद रखना, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही बेसिक सा जो है डेफिनेशन पूछा हुआ है। तो इसी के लिए जो है हम थोड़ी सी डेफिनेशन और याद कर लेते हैं जो बेसिक हैं कंप्यूटर भाषा में। जैसे कि रैम, रैम को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अभी मैंने बताया था। रोम को क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूआरएल है ना, जो हम लिखते हैं जैसे www.google.com, है ना, ये लिंक जो होता है ये क्या होता है, ये यूआरएल होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूएसबी जो हम केबल यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। टीसीपी है ना, ये प्रोटोकॉल होते हैं
बस फुल फॉर्म याद रखिए, ये है ट्रांसमिशन, ये एन है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वैसे ही एक होता है FTP, यहाँ लिखा तो नहीं है, मैं लिखता हूँ FTP, इसको हम बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आर है ये, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। यूपीएस जो पहले यूज होता था पावर सप्लाई के लिए, उसको बोलते थे इंटरप्टिबल पावर सप्लाई। ठीक है। डीवीडी को आपने अभी देखा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। सीआरटी जो पहले स्क्रीन यूज होती थी, बड़ी बड़ी मोटी मोटी टीवी यूज होती थी, ऐसे करके टीवी नहीं आती थी जिनका पीछे वाला जो ऐसे बहुत लंबा होता था, उनको हम, उनमें जो स्क्रीन है वो सीआरटी यूज करते थे, दैट इज कैथोड रे ट्यूब। डीईसी इसका फुल फॉर्म है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। SAP का फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। PNG इसका फुल फॉर्म है पोर्टल नेटवर्क ग्राफिक्स। और GIS इसका फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। याद रहेगा, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, ये बेसिक फुल फॉर्म्स हैं। एक है STTP, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। एक और प्रोटोकॉल है जिसमें HTTPS जुड़ जाता है, तो HTTP का सेम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। S का याद रखना, S से होता है सिक्योर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे। Which of the following is one of the standard file extension of an image file? कौन सा निम्नलिखित में से इमेज फाइल का एक एक्सटेंशन है? .pdf, .doc, .wav या .jpg? तो मैंने आपको याद करवाया था लास्ट क्लास में भी कंप्यूटर की, तो उसमें भी एक्सटेंशन पूछा गया था। मैं वापस आपको वो टेबल याद करवा देता हूं जिससे आपको याद हो जाएगा। जो डॉक जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट को सेव करने का एक्सटेंशन है। XLSX ये जो है 2007 के बाद जो है MS Excel जो आया है, उस फाइल को सेव करने के लिए हम XLX का यूज करते हैं। PPT का हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं। PPS जो है पावर पॉइंट स्लाइड शो के लिए हम यूज करते हैं। .mdb जो है हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस को फाइल स्टोर करने के लिए करते हैं। BMP जो है जिसका फुल फॉर्म है बिटमैप इमेज फाइल, BMP जो है ये जो है ये इमेज मतलब फोटो के लिए यूज करते हैं। .cpl जो है वो विंडोज कंट्रोल पैनल के लिए यूज करते हैं। .log जो है वो लॉग फाइल के लिए यूज करते हैं। और .wpd ये जो है वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए एक्सटेंशन यूज करते हैं। ओके, ये चीज याद आएगी। उसके अलावा अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट को PDF की फॉर्म में इस्तेमाल करना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, तो उसके लिए हम .pdf यूज करते हैं। डॉक हम जो है मैं अभी देख लिया हमने किस लिए, डॉक्यूमेंट के लिए। वेव जो है ये ऑडियो फाइल्स के लिए यूज होता है, ऑडियो फाइल्स के लिए MP3 भी यूज होता है। और JPG जो है वो आपका इमेज के लिए यूज होता है। JPG हो गया, .png हो गया, .jpeg हो गया, ये सब जो है ये इमेज के लिए है। किसके लिए? इमेज के लिए, फोटो के लिए। याद रहेगा, ये फोटो की एक्सटेंशन है, फोटो। ओके, तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैं ऑलरेडी आपको मैंने जो है लास्ट क्लास में, अगर आप नहीं देखी है तो आप एक बार जरूर देखिएगा उस क्लास को। उसमें मैंने जो है ऑडियो वीडियो और क्या बोलते हैं ये टेक्स्ट और फोटो सभी के जो है 5-5 एक्सटेंशन याद करवाए हुए हैं जो क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। Which of the following software is generally preferred most to create an animated multimedia presentation on the topic health and hygiene in a boarding school? तो हमें प्रेजेंटेशन बनानी है, तो प्रेजेंटेशन के लिए क्या यूज करेंगे? MS PowerPoint। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये चीज। MS Excel हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में, Adobe Acrobat जो है PDF के लिए, और MS Access जो है वो डेटाबेस के लिए हम यूज करते हैं।
ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है MS पावर पॉइंट है, इसकी फोटो लगी हुई है। ठीक है, ये आपका स्लाइड सेक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड है, जो ये होती है ये करंट स्लाइड होती है, इसको हम बोलते हैं करंट स्लाइड, जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आपका मेन्यू वगैरह है, देख सकते हैं आप, ये आपका पावर पॉइंट है। ओके, तो इसमें आपकी जो है प्रेजेंटेशन क्रिएट होती है, याद रहेगा। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज जनरली प्रेफर्ड मोस्ट टू राइट अ हाउस रिपोर्ट। एक हाउस रिपोर्ट लिखनी है टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल विथ सम बेसिक टेक्स्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एक्सेट्रा। तो हमें हाउस रिपोर्ट लिखनी है, यानी कि टेक्स्ट लिखना है, हमें टेक्स्ट का यूज करना है। तो टेक्स्ट के लिए, पैराग्राफ के लिए हम कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं? अभी मैंने बताया था MS वर्ड, याद रहेगा। ये जो टैली है ये आपके लिए नया है, तो मैं बता देता हूं टैली कहां इस्तेमाल होता है। तो टैली आपका जो है क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यूज्ड फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। या फिर हम लाइब्रेरी में भी यूज करते हैं, बुक कीपिंग, है ना, किसने कौन सी बुक लेके गया है ना, उस चीज को हम देखने के लिए। जैसे लाइब्रेरी में क्या होता है, एक बच्चा बुक ले जाता है तो उसका कौन सी तारीख को ले गया, है ना, उसको कब वापस जमा करनी है, अगर वो नहीं करता तो उसको फाइन चढ़ता है, तो वो फाइन वगैरह सब कुछ जो है हम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो दैट इज टैली, याद रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मेमोरी यूनिट एज पर स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज की कैपेसिटी के हिसाब से हमें जो है असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े में यूनिट्स को लगाना है। पहले GB आएगा, MB आएगा या KB आएगा, तो कौन सा छोटा है? GB, गीगाबाइट्स, मेगाबाइट या किलोबाइट में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है आपका किलोबाइट, तो किलोबाइट पहले आएगा, तो किलोबाइट वाला एक ही ऑप्शन है, तो यानी कि यही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पहले किलोबाइट आता है, फिर मेगाबाइट आता है, फिर गीगाबाइट आता है, KB, MB, GB। देख लेते हैं एक बार हम इसका टेबल देख लेते हैं, याद रखना। जो सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट इन कंप्यूटर, उसको हम बोलते हैं बिट। क्या बोलते हैं? बिट। याद रखना, कंप्यूटर जो है ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता है, वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कौन सी लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज जो है वो बिट से मिलकर बनती हैं, और बिट जो होती है वो दो तरह की होती हैं, या तो 0 या तो 1। तो कंप्यूटर जो है 0 और 1 की भाषा समझता है, उसके अलावा कुछ नहीं समझता है, उसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर 8 बिट मिल जाएंगी तो उसको हम बोलते हैं बाइट। और याद रखना, एक होता है निबल, निबल भी होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं। यहां पे निबल क्या है? निबल वो यूनिट है जिसमें जो है 4 बिट मिल जाती हैं। अगर 4 बिट मिल गई उसको हम एक निबल बोलते हैं। जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना, तो वैसे ही एक निबल में 4 बिट्स होती हैं, याद रहेगा। वैसे ही एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। 1 किलोबाइट, 1 KB में 1024 बाइट्स होती हैं, बाइट्स। ओके, 1 MB में, 1 मेगाबाइट में 1024 KB होती हैं, किलोबाइट्स। 1 GB में 1024 MB होती हैं। फिर सेम 1 टेराबाइट से बड़ा पेटाबाइट, पेटाबाइट से बड़ा एक्साबाइट, एक्साबाइट से बड़ा जेटाबाइट, जेटाबाइट से बड़ा योटाबाइट। समझ रहे हो? फिर ये जो है इंफॉर्मेशन सब में सेम है, बस यहाँ पे ये पिछले से बड़ा है, और कितना बड़ा है? 1024। ठीक है, तो मेन जो चीज समझनी है वो समझनी है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होती है, वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। 4 बिट मिला के एक निबल बनाते हैं, और 8 बिट मिला के एक बाइट बनाते हैं। उसके बाद बाइट से बड़ा होता है KB, KB से बड़ा होता है MB, MB से बड़ा होता है GB, फिर TB, PB, EB, ZB और YB, ZB या फिर ZB बोलते हैं इसको।
ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ये इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज राउटर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में राउटर क्या होता है? क्या वो कैलकुलेटिंग डिवाइस है, क्या वो आउटपुट डिवाइस है, क्या वो नेटवर्किंग डिवाइस है, क्या वो इनपुट डिवाइस है? तो मैंने बताया इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जैसे माउस हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया, है ना। तो इनपुट डिवाइस तो नहीं है जो डेटा को लेते हैं, आउटपुट डिवाइस जो डेटा शो करते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये चीज नहीं है। ओके, कैलकुलेटिंग डिवाइस जो कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया, ये सब क्या है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है, तो ये भी नहीं है। राउटर एक बेसिकली नेटवर्किंग डिवाइस है। अब ये नेटवर्किंग डिवाइस होता क्या है? ऐसा डिवाइस जो एक से ज्यादा मोबाइल को या फिर एक से ज़्यादा लैपटॉप को या फिर एक से ज़्यादा जो है नेटवर्क्स को कनेक्ट करे, उनको हम नेटवर्किंग डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं अपने मोबाइल से उसको मैसेज कर रहा हूँ, किसको, उसको। ठीक है, तो मैं किसके थ्रू कनेक्टेड हूँ, मैं इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हूँ, समझ रहे हो। तो वैसे ही मुझे कम्युनिकेशन करने में, मान लो कि मेरी एक स्कूल है, उसमें कंप्यूटर लैब होती है। कंप्यूटर लैब में जो है एक सिस्टम से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, एक डिवाइस से सारे सिस्टम जुड़े होते हैं, है ना। वो डिवाइस जो है वो नेटवर्किंग डिवाइस होती है, जो सब कंप्यूटर में नेटवर्क या फिर इंटरनेट सप्लाई देती है ना, कुछ ना कुछ देती है। वैसे ही नेटवर्किंग डिवाइस होते कौन कौन से, ये आपको याद रखना है। तो ये सारे के सारे आपके नेटवर्किंग डिवाइस हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन से, याद रखना है। मॉडेम हो गया, जो आपके घर के डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। एनआईसी होता है, रिपीटर होता है, हब होता है, स्विच होता है, राउटर, ये राउटर है आपका, ये ब्रिज और गेटवे, ये सारे के सारे जो है नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और राउटर जो है वो बेसिकली दो सिस्टम को कनेक्ट करता है इंटरनेट से, या और कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज जनरली फॉर्म्ड इन अ कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में जो मैंने एग्जांपल बताया, उसमें किस तरह का नेटवर्क जो है फॉर्म स्टैब्लिश किया जाएगा, जहां पे मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ स्विच। बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो स्विच की मदद से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, एंड वायर्ड केबल टू शेयर सम हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर। जैसे कि मैंने आपको ये देखो, ये चीज मैंने बताई थी, है ना, कि आपकी कंप्यूटर लैब है, उसमें एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, मतलब 20-25 कंप्यूटर हैं। वो लोग जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है एक डिवाइस की मदद से। ये डिवाइस क्या होता है, इस डिवाइस का नाम होता है स्विच। तो पूछा गया है कि ऐसे सिस्टम को, ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं। हम क्या उसे लैन बोलते हैं, मैन बोलते हैं, पैन बोलते हैं, या वैन बोलते हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ये होते क्या है। अब आप इस डायग्राम की मदद से समझो। देखो, सबसे छोटा होता है आपका पैन। पैन का फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो आपके घरों में इस्तेमाल होता है। मान लो कि आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कनेक्ट कर रखे हैं ब्लूटूथ की मदद से, है ना। तो वो क्या है, वो आपका पर्सनल एरिया का नेटवर्क का एग्जाम्पल है। मान लो आपने अपने मोबाइल से कंप्यूटर को कनेक्ट कर रखा है नेटवर्क, इंटरनेट लेने के लिए, तो वो क्या है, वो पैन का एग्जाम्पल है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। अगर हम थोड़ा सा एरिया बढ़ा देते हैं, मान लो हमें जो है स्कूल की बिल्डिंग में या फिर एक पूरे कैंपस में इंटरनेट, सभी कंप्यूटर को, सभी जैसे हॉस्टल में होता है, हॉस्टल में एक वाईफाई लगा होता है, वो क्या करता है, वो सभी जितने भी हॉस्टल में लोग होते हैं, रह रहे होते हैं, उन सभी के जो डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो लैपटॉप हो, उन सबको जो है इंटरनेट से जोड़ देता है। तो वो क्या है, वो लैन है, जिसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। याद रहेगा, एक रूम में, एक बिल्डिंग में, एक कैंपस में। ठीक है, और ये पैन से बड़ा होता है, लैन से बड़ा होता है मैन। मैन को बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया
नेटवर्क। नाम से समझ गए होंगे कि एक नेटवर्क जो पूरी सिटी को कनेक्ट करे, सिटी में जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सबको कनेक्ट करे, जितनी भी कंपनीज वगैरह हैं उन सबको कनेक्ट करे, उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर उससे बड़ा आता है वैन, इसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जो कंट्री या कॉन्टिनेंट इनको आपस में कनेक्ट करे, सैटेलाइट वगैरह जिसकी भी मदद से करे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, तो ये 4 तरह के नेटवर्क होते हैं, ये चारों के चारों आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हम बात किसी कर रहे हैं, हम कंप्यूटर लैब की बात कर रहे हैं, यानी कि एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो बिल्डिंग में कौन सा नेटवर्क यूज होता है, तो वहां पे यूज होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। याद रहेगा? ओके, ये डायग्राम आपको भूलना नहीं है और इनकी फुल फॉर्म भी नहीं भूलनी है, ये पूछी जा सकती है। ओके, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड? इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एंटीवायरस का एग्जाम्पल नहीं है? एंटीवायरस क्या होते हैं? एंटीवायरस वो एप्लीकेशंस होते हैं वो जो कि आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं वायरस से या फिर मालवेयर से या किसी भी चीज से जो हार्म करती है आपके सिस्टम को। तो ठीक है, अब कौन से नहीं है? मैकेफे, नॉर्टन, कैस्परस्की या फिर टैली। तो अभी मैंने बताया था आपको कि टैली क्या होता है। टैली तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना, वो कहां से आपको आपके सिस्टम को वायरस से अलग करेगा। ठीक है, बाकी मैकैफे, नॉर्टन और कैस्परस्की जो है, ये सारे के सारे जो हैं ये एंटीवायरस के टाइप्स हैं। और आपने आवास्ट का यूज़ किया होगा पहले, जो है बहुत इसके फ्री वर्जन बहुत चलते थे। अवीरा इस्तेमाल किया हो गया है ना, मैकैफे ये हो गया है ना, सोफोस हो गया, नॉर्टन हो गया, एंटीओ हो गया, मालवेयर बाइट्स हो गया, बिट डिफेंडर हो गया, ये सारे के सारे जो है, माइक्रो ट्रेंड माइक्रो हो गया, ये सारे के सारे क्या है? एंटीवायरस के एग्जाम्पल हैं। लिख लो यहाँ पे एंटीवायरस एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगली बार इनमें से क्वेश्चन आए तो आपको याद होने चाहिए। ओके, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का एडवांटेज नहीं है? उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग इन विच यूजर डेटा, एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट rather than ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर। कहने का मतलब क्या है? आपका चाहे डेटा हो, चाहे आप कौन से ऐप इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप कोई रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हो, वो अगर एक फिजिकल कंप्यूटर में ना हो के इंटरनेट पे हो, ठीक है, तो उस तरह के जो फंक्शनिंग है उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे कि गूगल ड्राइव, आप समझ रहे होंगे। गूगल ड्राइव में क्या करते हैं, हमारी फोटो जो है हम मोबाइल में स्टोर ना करके जो है वहाँ पे गूगल ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। जब मन चाहे वहाँ से डाउनलोड किया, देखी और फिर उसका यूज़ खत्म हो गया, फिर छोड़ दिया उसको। उससे क्या है, हमारे जो सिस्टम है उसका स्पेस बचता है, स्पेस बचता है, समझ रहे हो? ठीक है, और दिस मीन्स दे कैन बी यूज्ड ऑन एनी कंप्यूटर, और उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें बस एक इंटरनेट कनेक्शन ही तो चाहिए। गूगल ड्राइव को जो है आप कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हो। अपने, जैसे आपका फ़ोन ख़राब हो गया, आपने नया फ़ोन लिया, उसमें अपनी जीमेल आईडी डालो या फिर गूगल ड्राइव में जो आईडी है वो डालो, और उससे आप जो है अपनी फ़ोटो सेव गूगल ड्राइव में रखी हुई हैं वो आप वापस डाउनलोड कर सकते हो, या कोई वीडियो आपको डाउनलोड करना है वो वापस कर सकते हो। ठीक है, तो ये उस तरह से हेल्प करता है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग है और ये उसके फीचर्स हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। गूगल ड्राइव मैंने एग्जाम्पल है क्लाउड कंप्यूटिंग का, इसको समझाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया। ठीक है, ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो कौन सा एडवांटेज नहीं है? रियल टाइम एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर, कहीं से भी हम जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अभी मैंने बताया। इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन बाय डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स, डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स के द्वारा जो है
जो कोलैबोरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। इसको अगर हम नहीं जानते तो इसको हम जो है क्वेश्चन मार्क की तरह रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट पे डिपेंड नहीं है भाई। अभी हमने देखा कि भैया इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए, बिना इंटरनेट के कुछ ना होना। तो यही हमारा जो है सही आंसर नहीं है। तो आपने इजीली जो है एलिमिनेट कर दिया। बैकअप एंड रिस्टोर डेटा इज इजी, बिल्कुल सिंपल, सही बात है, और ये भी सही बात है। अब इम्प्रूव कोलैबोरेशन बाय डिफरेंट कंट्रीब्यूटर क्या क्या मतलब है, ये मैं आपको समझा देता हूँ अगर आपको पहली बार में नहीं समझ में आया। कहने का मतलब क्या है जी, जैसे गूगल ड्राइव जो है, गूगल ड्राइव जो है वो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है। पर जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं तो भैया वो स्टोरेज जो है ड्राइव में, गूगल ड्राइव जो एप्लीकेशन है उसमें भी तो होना चाहिए। अगर मान लो मेरे पास 15 GB की फ़ोटोज़ हैं, वो उससे मेरा फ़ोन जो है भर रहा है, तो मैंने गूगल ड्राइव का इस्तेमाल किया, तो गूगल ड्राइव में भी तो जगह होनी चाहिए 15 GB की, तभी तो मैं वहाँ पर चीज़ें रख पाऊँगा ऑनलाइन। और गूगल ड्राइव जो है वो तो एक एप्लीकेशन है, वो कहाँ से स्टोरेज लेगा? तो वो जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर ऑनलाइन कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा, उससे जो है भैया वो आपस में संपर्क करेंगे कि भैया मुझे 15 GB चाहिए, दे दो यार, कोलैबोरेट कर लेंगे। तो ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, बेसिकली एक सर्विस है, सर्विस है। इस सर्विस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे जो है कंट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं, कोलैबोरेट कर रखा है उन लोगों ने, और वो एक सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। ओके, जो नए बच्चे हैं, जो मतलब कि जिन्होंने पहली बार कंप्यूटर पढ़ना है, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग समझना, बट मैंने बहुत ही आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझाया, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ओके, आगे आते हैं। इन मॉडर्न डे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी AI पॉपुलरली स्टैंड फॉर, AI का फुल फॉर्म क्या है सबको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट क्या आपको MI पता है, क्या आपको DI पता है? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम AI को बोलते हैं, MI को बोलते हैं मशीन, ML को बोलते हैं, सॉरी ML को बोलते हैं मशीन लर्निंग, और DL को बोलते हैं डीप लर्निंग। अभी होते क्या है, देखो, मशीन लर्निंग जो है, जो डीप लर्निंग है, वो मशीन लर्निंग का ही बेटा है, ऐसे समझ लो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, सॉरी मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेटा है। समझ रहे हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तरह की टेक्निक है जो ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर सकती है, कॉपी कर सकती है। हम जो रोबोट बनाते हैं, रोबोट क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसमें हमने कोई फंक्शन दे दिया, तो वो क्या कर रहा है, जो ह्यूमन जो काम करते हैं, ह्यूमन जो बिहेवियर करते हैं, उसको कॉपी कर रहा है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे रेस्टोरेंट में रोबोट जो है वो थाली लेके जाते हैं कस्टमर की तरफ, वो क्या है, पहले ह्यूमन करते थे, उस बिहेवियर को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिमिक करता है। मशीन लर्निंग ऑन द अदर हैंड ऐसी भाषा है जिसमें जो है हम मशीन को जो है समझते हैं, सीखते हैं कि भैया मशीन जो है किस भाषा पे काम करती है, तो वो भाषा को जो है हम सीखते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू। ओके, डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक बेटा है या फिर पार्ट है, जिसमें जो है हम वेरियस मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स को कैसे वर्किंग होती है वो समझते हैं हम, और गहराई में जो है समझते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग का मतलब ही यही है। तो ये 3 चीजें आपको समझनी है बेसिकली, इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड इनिशियल लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया? तो जो डिजिटल गवर्नेंस है, जो नेटवर्क पे जो है रूल्स वगैरह दिए गए हैं, जो एक्ट वगैरह लाया गया है, उसके लिए हम कौन सा फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले कौन सा किया गया था? इनिशियल पूछा है, सबसे पहले कौन सा किया गया था? इंडियन पीनल कोड, जिसको हम IPC बोलते हैं। ये तो भाई ये तो जो है ई गवर्नेंस के लिए नहीं है ना। गवर्नेंस एक्ट ये भी नहीं है। IT अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2008 या फिर IT एक्ट ऑफ 2000,
तो अब दो चीज़ें हैं। अब पर यहाँ पर पूछा गया सबसे पहले, तो सब सिंपल सी बात है, सबसे पहले 2008 वाला आया होगा कि 2000 वाला आया होगा? सिंपल सी बात है, 2000 वाला सबसे पहले आया होगा। क्लियर? तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है क्वेश्चन में एक शब्द की मदद से जो है आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नहीं तो बहुतों को लगेगा कि भाई 2008 वाला जो है 2000 से बेटर है, जाहिर सी बात है, तो यही आंसर होगा, पर उसमें इनिशियल पूछा गया है सबसे पहले। ओके, अब थोड़ी सी मैं यहाँ पे जो आईटी एक्ट है, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बोलते हैं, जो कि 2000 में लाया गया था, कब? अक्टूबर के महीने में, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट नोटिफाइड ऑन 17 October 2000. It is the primary law in India dealing with cyber crime and electronic commerce. अभी साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है? साइबर क्राइम का मतलब है जो क्राइम जो है जो डिजिटली होता है। आपने देखा होगा, है ना, जैसे कि आप मैसेज आया आपके फ़ोन में, ये कॉल आया कि भैया आपका जो है एटीएम ब्लॉक हो चुका है, उसके लिए आप जो है पिन वगैरह दे दीजिए तो हम यहाँ से चालू कर देंगे। या फिर कोई भी मान लो कि आपका बेटा यहाँ फंसा हुआ है, ये कर दिया उसने, वो कर दिया, पैसे देने पड़ेंगे। या फिर आपका कोई ऑर्डर है ऑनलाइन, उसके इतने का पैसा है तो आप पैसे कीजिए तो हम जो है आ जाए, आपको डिलीवर करने आ जाएंगे। ये सब क्या है? उल्लू बनाने के तरीके हैं, है ना, जिससे लोग बच्चे जिनको जानकारी नहीं है उनके साथ जो है धोखाधड़ी होती है। तो डिजिटली इस चीज़ को रोकने के लिए आईटी एक्ट लाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है? वही सेम चीज़ है कि कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं ऑनलाइन, है ना, पेमेंट कर दिया, पता चला कि वो जो जिस साइट से आपने खरीदा था वो फर्जी थी, पैसे लेके गायब होगी वो। उस सब चीज़ को जो है उसके प्रति एक्शन लेने के लिए जो है एक नियम बनाया गया, उस नियम को बोलते हैं आईटी एक्ट ऑफ 2000। ये किस पे बेस्ड है याद रखना, ये यूनाइटेड नेशन मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स 1996 वाला जो है, जिसको हम यूएन सिट्रल बोलते हैं, उस पे बेस्ड है। ओके, तो ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सबसे प्राइमरी लॉ है, सबसे पहली बार ये जो है बनाया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, आगे आते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वैलिड ईमेल आईडी? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वैलिड ईमेल आईडी का प्रकार नहीं है? एन आईडी हैविंग मल्टीपल लेटर नंबर्स, एक आईडी ईमेल आईडी जिसमें बहुत सारे नंबर्स हो, एक ईमेल आईडी हैविंग अंडरस्कोर जिसमें अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया गया हो, या एक ईमेल आईडी हैविंग मल्टीपल @ बहुत सारे @ लगा रखे हैं। मतलब कि मान लो मेरी ईमेल आईडी है चौहान 1 2 3 4, फिर मैंने @ लगाया, फिर मैंने लिखा कि एजुकेशन, फिर मैंने लिखा @gmail.com, मैंने 2 @ लगा लिए, ठीक है। या फिर एन ईमेल हैविंग मल्टीपल डॉट्स, एक ईमेल जिसमें मल्टीपल डॉट का इस्तेमाल किया गया हो। तो कौन सी जो है इनमें से वैलिड ईमेल आईडी नहीं है? तो आपको पता है कि एक ईमेल आईडी में एक ही @ हो सकता है, दो नहीं हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा है तो वो आईडी जो है आपकी गलत है, वो आईडी वैलिड नहीं है। और कैसे पता चलता है तो आप यहां समझेंगे, ठीक है। वैलिड आईडी में हैज़ अ लोकल पार्ट, @ एंड डोमेन। एक लोकल पार्ट होता है, जैसे कि ये एग्जांपल देखेंगे, इसमें जो है जो नेम है, ये जो है ये आपका लोकल पार्ट है, ठीक है। और example.com जो है ये आपका डोमेन है, ठीक है। वहीं ईमेल अगर इनवैलिड ईमेल होगा तो उसमें तो @ नहीं होगा और TLD नहीं होगा, और साथ साथ इट एंड विथ TLD, वैलिड TLD, जैसे कि .com के साथ या .in के साथ, है ना,
इन सब के साथ जो है वो खत्म होगी। या फिर यूएस के लिए क्या होता है, डॉट यूएस होता है शायद, है ना, तो इसके साथ खत्म होगी। और फोर्थ, एक जो वैलिड ईमेल होता है उसमें कोई भी स्पेसेस नहीं होते, या फिर ऐसा कोई कैरेक्टर जो कि इस्तेमाल नहीं किया जाना है वो इस्तेमाल नहीं होता है। अगर इनवैलिड है तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे इस्तेमाल होंगी, वो डॉट के साथ इस्तेमाल होगी, डॉट के साथ स्टार्ट होगी या डॉट के साथ खत्म होगी, ये हो नहीं सकता। हमेशा जो है वो टीएलडी के साथ खत्म होनी चाहिए, और जो है कभी भी डॉट के साथ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उसमें स्पेस होंगे, कॉमास होंगे, है ना, इनवैलिड वाली में। वैलिड वाली में कॉमास नहीं हो सकते, स्पेस नहीं हो सकता। इनवैलिड कैरेक्टर का इस्तेमाल होगा, ये वहाँ पे नहीं हो सकता। और वो एड्रेस एग्जिट नहीं करेगा, ये भी जो है इनवैलिड ईमेल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि वैलिड ईमेल एड्रेस क्या होता है और इनवैलिड क्या होता है। ओके, याद रहेगा। ओके, तो यहीं पे जो है हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आशा करता हूं कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, बहुत ही मीनिंगफुल रहा होगा। इससे आपने काफ़ी कुछ जो है कंप्यूटर के बारे में सीखा होगा, और थोड़ा सा ये आपके रिवीजन में हेल्प किया होगा, जो भी कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, और थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा किस तरह से जो है प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, जो प्रीवियसली हुआ था 2023 में, EMRS में किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। ठीक है, इस बार भी सेकंड टाइम कंडक्ट करा रही है, तो ये मान के चलिए कि ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं बनाएगी EMRS की टीम। ओके, और किस एरिया पर फोकस करना है ये मैंने आपको दिखा दिया, साफ साफ आपको समझ में आया होगा कि बेसिक जो फुल फॉर्म है वो पूछी जा रही है, बेसिक इनपुट आउटपुट नेटवर्किंग डिवाइसेस वगैरह जो हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूछी जा रही हैं। ओके, तो आपको बेसिक ज़्यादा डेप्थ में ना जाके जो है बेसिक चीज़ें आपको याद करनी है। ओके, तो यहीं पे जो है हमारा सेशन जो है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।